नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम आज डिस्कस करेंगे आरएस मेंस 2025 का जो पेपर हुआ, उसका पेपर नंबर 2 में हमने एथिक्स अभी कंप्लीट किया। लास्ट लेक्चर में एथिक्स की आंसर की हमने डिस्कस की। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पेपर 2 में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के। 2 नंबर के क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको 15 वर्ड्स में लिखने होते हैं। इसके अलावा 5 नंबर 50 वर्ड्स और 10 नंबर 100 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं। किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए आरएस मेंस 2025 में, वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। कौन से सोर्सेस से आपको तैयारी करनी है वो आपको जानने को मिलेगा। किस तरह से आंसर राइटिंग आपको करनी है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स आरपीएससी दे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। जो फ्रेशर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये जो लेक्चर है वो वरदान साबित होगा। आपकी आगे आने वाली तैयारी का जो बेसिस है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो ये वीडियो बनने की कोशिश करेगा। जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं, सिलेबस देखते हैं, टॉपिक्स देखते हैं और उन टॉपिक्स को बुक्स में से पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर कुछ चीज प्ले करती है तो वो लास्ट ईयर पेपर प्ले करता है कि एग्जामिनर की क्वेश्चन फ्रेमिंग का माइंडसेट क्या था, वो कौन से सोर्सेज से क्वेश्चन बनाए गए, किस तरह के आंसर्स हमें लिखने हैं। वो एक 10 पॉइंट अप्रोच होती है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आज का जो मेरा लेक्चर है, राजस्थान अखाड़ा यूट्यूब चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं, इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारी यूपीएससी अखाड़ा ऐप है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉइड और आईओएस पर, और आप पूरा कोर्स जो आरएस का इंग्लिश मीडियम में है वो आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह बहुत ही अच्छे से आरपीएससी की डिमांड को सेटिस्फाई करते हुए सारा कोर्स डिजाइन किया है। चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो छोटे सब्जेक्ट्स हो, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। ठीक है। इस आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी तैयारी को एक नई दिशा और दशा मिलेगी, ताकि आप बहुत ही ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है, यहाँ हमारा टारगेट सिर्फ कोर्स कंप्लीशन नहीं है, हमारा टारगेट मैक्सिमम स्कोर करने से है। और वो मैक्सिमम स्कोर तभी होगा जब आप एग्जामिनर का माइंडसेट समझ पाए, जब आप ये समझ पाए कि आरपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करती है, वो क्वेश्चंस कौन से सोर्सेस से आते हैं और उसका आंसर किस तरह लिखना है। जिस तरह पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, ये यूनिट सेकंड मतलब पेपर सेकंड का पहला यूनिट तो हमने पढ़ लिया, एथिक्स का मैंने आपको करा दिया। यूनिट सेकंड जो है वो साइंस एंड टेक है और उसका पार्ट ए मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन होंगे टोटल। आपको 15 वर्ड्स में उसका आंसर लिखना है और टोटल पार्ट ए का जो टोटल मार्क्स है वो 10 नंबर होंगे। डन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का। सीधे सीधे यहाँ पर ये पूछ रहा है, नेम द मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। ठीक है, आपको मेथड्स बताने हैं सीधे सीधे रिफाइनिंग के। सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करने हैं आपको और जिरकोनियम या टाइटेनियम प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए कौन कौन से मेथड जो है वो रिफाइनिंग के लिए यूज होंगे। सीधे सीधे आप यहाँ पर नंबरिंग करके अगर पॉइंट फॉर्म में लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, 1.5 से 2 नंबर। ठीक है। कौन कौन से मेथड होते हैं? पहला मेथड तो होता है ज़ोक्लाक्सी प्रोसेस, ठीक है, और सेकंड होता है वैन आर्किल मेथड, ये आयोडाइड प्रोसेस होता है। इसके अलावा क्रोल प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जोन रिफाइनिंग भी यहाँ पर यूज होती है जिरकोनियम सेमीकंडक्टर के लिए, जोन रिफाइनिंग, और ये प्रोसेस हो गया। इसके अलावा जिरकोनियम और टाइटेनियम की प्यूरिफिकेशन के लिए वैन आर्किल मेथड एंड रोल प्रोसेस यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप सीधे सीधे सेमीकंडक्टर्स के लिए आपने 2 लिख दिया। ठीक है, जोन रिफाइनिंग एंड ज़ोकास्की प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा जो जिरकोनियम और टाइटेनियम का है उसके लिए आपने 2 लिख दिया, पहला वैन आर्कल मेथड और दूसरा रोल मेथड। ठीक है, ऐसे आपको 1.5 से 2 नंबर यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था लेकिन फैक्चुअल था पूरी तरीके से। आपको आता है तो आप लिखेंगे, नहीं आता है तो आप नहीं लिख पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट? ब्लड प्लेटलेट जो होते हैं, ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी होता है और प्लेटलेट होता है। इन तीनों के अलग अलग फंक्शन है। लास्ट टाइम 2021 के पेपर में क्या पूछा गया था? आरबीसी के फंक्शंस पूछे गए थे। इस बार क्या पूछ लिया गया? ब्लड प्लेटलेट के फंक्शन पूछ लिए गए। तो ये क्वेश्चन क्या है? इजी मैं इसको कहूंगा, क्योंकि आप गेस कर सकते थे लास्ट ईयर के पेपर को देखते हुए। इस बार का आपने ब्लड प्लेटलेट पढ़ लिया फंक्शन, तो आप डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस भी याद करके जाइएगा, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट ये लिख देना है, पहला फंक्शन। सेकंड पॉइंट यहां पर ये लिख देना है, बस हो गया आपका काम। 2 नंबर आपको मिल गए। एक फंक्शन का 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ब्लड प्लेटलेट के क्या क्या फंक्शन होते हैं? पहला फंक्शन तो ये होता है
वाउंड हीलिंग, जो भी आपका कोई भी चोट लग गई है तो उसको सही करने के लिए ब्लड प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ती है, ब्लड प्लेटलेट से ही वो चीज़ें ठीक होती है। दूसरा क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, कोई भी घाव हो गया है, आपका खून बह रहा है, वो खून बहना रोकने का काम जो है वो ब्लड प्लेटलेट करेंगे। ये दो फंक्शंस आपको लिखने हैं और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स हेल्प टू फॉर्म clots to stop bleeding at injury sites. दूसरा, wound healing, they release growth factors that promote tissue repair and healing. Done. आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहां से पूछा गया, सीधे वही पिन पॉइंट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉकमैक, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट इज बेस्ड। टॉकमैक क्या होता है और कौन से प्रिंसिपल पर बेस होता है। आपको सीधे सीधे आपने टॉकमैक को एक्सप्लेन कर दिया, उसकी डेफिनेशन लिख दी, आपको 1 नंबर दे देगा आरपीएससी। आपने उस प्रिंसिपल का नाम लिख दिया कि कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, आपको फिर 1 नंबर दे देगा आरपीएससी। डन। थोड़ा सा मैंने यहां पर इसको एक्सप्लेन करके लिखा है, ठीक है। आप अगर कंसाइज वे में भी लिखते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। टॉकमैक इज ए डिवाइस यूज्ड टू कन्फाइन हॉट प्लाज्मा यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स टू अचीव कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन दैट द सेम प्रोसेस दैट पावर्स द सन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस होती है, जिस डिवाइस का नाम होता है टॉकमैक, जो हॉट प्लाज्मा को कन्फाइन करती है मैग्नेटिक फील्ड के जरिए। ये सीधी सीधी जो डेफिनेशन है ये आपको 1 नंबर प्रोवाइड कराती है। व्हाट इज टॉकमैक के आंसर को सीधे सीधे डिमांड को सेटिस्फाई करती है। अगर आप व्हाट इज टॉकमैक पूछते हैं तो ये यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। प्रिंसिपल की बात आए तो टॉकमैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक कॉन्फाइनमेंट, सीधा सीधा मैग्नेटिक कॉन्फाइनमेंट वाला जो सिस्टम है वहां पर वो प्रिंसिपल यहाँ पर काम करता है। और ये जो पॉइंट्स है, टोरॉइडल मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेट्स, कोलाइडल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन द प्लाज्मा इटसेल्फ, इस तरह की आपको बातें तो एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। बाकी बेसिकली ये डेफिनेशन लिखने से आपको 1 नंबर मिल जाएगा और ये जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो प्रिंसिपल लिखने से आपको 1 नंबर आरपीएससी दे देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। what are the names of main components of Apache Hadoop in the context of बिग डेटा। ये टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आ गया। बिग डेटा जो टेक्नोलॉजी लिखी हुई थी उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो अपाचे हडूप होता है उसके कंपोनेंट्स के बारे में सीधे सीधे यहाँ पर पूछ रखा है। आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द नेम्स। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर अगर आपने नेम लिख दिया आपका काम हो जाएगा। 2 नंबर आपको, 1.5-2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है HDFS, HDFC नहीं, HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़ा सा एड ऑन किया है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन वो वर्ड लिमिट को एक्सटेंड ही करेगा। तो वर्ड लिमिट के अंदर आपको लिखना है तो इसको मत कीजिए, आप सिर्फ नाम लिखिए। ठीक है, पहला हो गया HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। दूसरा हो गया मैप रिड्यूस, प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग लार्ज डेटा सेट्स विद अ पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम। तीसरा हो गया यान, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। और फोर्थ हो गया हडूप कॉमन। इस तरह से 4 कंपोनेंट्स के आपने नाम लिख दिए। हर कंपोनेंट का आपको आधा नंबर मिलेगा, जिस तरह से आप 2 नंबर जो है वो सिक्योर कर पाएंगे। डन। लास्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया 2 नंबर में, व्हाट इज डिजिटल रूपी। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम यूपीआई। ये यूपीआई से किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, तो डिजिटल रूपी किस तरह से काम करता है, जैसे अपना कॉइन्स होते हैं, जैसे अपने नोट होते हैं, उसी तरीके से डिजिटल रूपी होता है, लेकिन वो फोन्स में या ऑनलाइन रहता है वो। ठीक है, और यूपीआई की से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यूपीआई जो है वो नंबर्स पे चलता है, जबकि डिजिटल रूपी जो है वो एक फिजिकल थिंग नहीं कहेंगे उसको, एक डिजिटल थिंग हो जाती है, मतलब वो नंबर्स पे काम नहीं करता। डन। इसको किस तरह से हम लिखना किस तरह से होगा, डिजिटल रूपी इज आरबीआई डिजिटल करेंसी। तो आरबीआई की 2 करेंसी हो गई, अब एक डिजिटल करेंसी हो गई और एक नॉन डिजिटल करेंसी हो गई। एक तरीके से डिजिटल रूपी जो है वो एक करेंसी ही है, इक्विवेलेंट टू कैश। मतलब आपको 5 रुपए एक डिजिटल रूपी है तो वो कैश के इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये नोट है वैसे यहाँ पर ये एक डिजिटल करेंसी हो गई जो आपको फोन में दिखेगी। आपके कॉइन्स दिखेंगे कि आपके पास 50 कॉइन है डिजिटल रूपी। अनलाइक यूपीआई विच ट्रांसफर्स मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स। यूपीआई में क्या होता है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर होता है। डिजिटल रूपी क्या करता है, डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मतलब, लीगल टेंडर 2 तरह के फॉर्म्स में आ गए, एक डिजिटल फॉर्म, एक नॉन डिजिटल फॉर्म। नॉन डिजिटल फॉर्म को हम कहेंगे कॉइन्स, नोट्स, और डिजिटल फॉर्म को हम कहेंगे डिजिटल रूपी।
बात समझ आ गई? इस तरह से अगर आपने आपका आंसर फ्रेम किया है तो आपको 1.5 से 2 नंबर आरपीएससी अवश्य देगा। यहां से हमें क्या बात समझ में आई कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया वो सीधे सीधे पॉइंटेड फॉर्म में पूछा गया, फैक्ट्स पूछे गए कि आप भाई रिफाइनिंग के नाम बता दो, ये एक टफ क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट, ये एक इजी क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं क्योंकि लास्ट टाइम आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के, रेड ब्लड सेल्स के जो है वो पूछा गया था सीधा सीधा, फंक्शंस बताओ। तो उसी तरह से ब्लड प्लेटलेट के भी इस बार फंक्शंस पूछ लिए गए। तो ये एक गेस करने वाला क्वेश्चन था, नेक्स्ट ईयर के लिए डब्ल्यूबीसी पे पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूबीसी की फंक्शन क्या होंगे। ठीक है, उसके बाद टॉकमक पूछा गया, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, फिजन फ्यूजन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद अपाचे हडूप एक बिग डेटा टेक्नोलॉजी का एक प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया गया। उसके बाद डिजिटल रूपी का क्वेश्चन पूछा गया, ये आमतौर पर करंट अफेयर्स वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। आगे हम चलते हैं पार्ट बी, पेपर सेकंड का यूनिट सेकंड मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट बी, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने पूछे जाएंगे? 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 40 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। ठीक है, जिनके आंसर्स आपको किस में लिखने हैं? 50 वर्ड्स में लिखने हैं। अभी तक हमने 2 नंबर के क्वेश्चन देखे जो 15 वर्ड्स में लिखने थे, अब 5 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे जो 50 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। टोटल इस सेक्शन के जो मार्क्स होंगे वो 40 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक बफर? एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, चाहे वो 2 नंबर में पूछा गया, 5 नंबर में पूछा गया, 10 नंबर में पूछा गया, उसके सेक्शंस थे अलग अलग। जैसे 2 नंबर में हर क्वेश्चन के 2 पार्ट थे कि डिफाइन नेम्स ऑफ रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड टाइटेनियम जिरकोनियम, 2 पार्ट हो गए। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया 2 फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज टॉकमक, ये एक पार्ट हो गया, और उसका प्रिंसिपल पूछ लिया, दूसरा पार्ट हो गया। 5 नंबर के क्वेश्चन में और 10 नंबर के क्वेश्चन में भी इसी तरह पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एसिडिक एंड बेसिक बफर, ये यहां पर मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर पूछ लिया गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, ये यहां पर 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर पूछा गया हाउ अ बफर सॉल्यूशन ऑफ नोन पीएच कैन बी प्रिपेयर्ड, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आपको हर सेक्शन का हर पार्ट आप आंसर करेंगे और आपको उतने में से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आपने अगर ये परफेक्टली लिखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एसिडिक एंड बेसिक बफर, आपको 2 में से नंबर मिल जाएंगे। आपने अगर एक एग्जांपल लिख दिया एसिडिक बफर का, आपको आधा नंबर मिल जाएगा। बेसिक बफर का आंसर लिख दिया, फिर आपको आधा नंबर मिल जाएगा। ये दोनों मिलाकर 1 नंबर हो गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया हाउ अ बेसिक बफर ऑफ नोन पीएच कैन बी प्रिपेयर्ड, उसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हर क्वेश्चन, चाहे वो 5 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, उसके डिफरेंट पार्ट्स थे। और जब कोई क्वेश्चन पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसके मार्क्स भी इक्विवेलेंटली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ तो सबको आता है एसिडिक बेसिक बफर क्या होता है, लेकिन लिखेंगे कैसे, डेफिनेशन क्या होगी उसकी, एग्जैक्ट वर्ड्स आपको क्या लिखने हैं जिससे कि आपको ज्यादा नंबर मिले, वो हम बात करते हैं आगे। Acidic buffer resists pH change on addition of acid या base and has a pH less than 7. It contains a weak acid and its salt. ठीक है, एसिडिक बफर है वो किससे मिलके बनेगा? वीक एसिड से और वीक एसिड के सॉल्ट से। ठीक है, मतलब कोई भी वीक एसिड ले लिया अपन ने, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड ले लिया और उसका सॉल्ट ले लिया, सोडियम एसिटेट ले लिया। ठीक है, अब सोडियम एसिटेट किससे बना? एसिटिक एसिड से और सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल, और ये हो गई एसिडिक बफर की डेफिनेशन। अब बेसिक बफर की डेफिनेशन ये थी, तो बेसिक बफर वो होता है जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है और वो एक वीक बेस और उसका सॉल्ट कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल वीक बेस क्या हो गया? अमोनिया, और उसका वीक बेस का सॉल्ट क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपने दोनों चीजों की डेफिनेशन दे दी। एसिडिक बफर की डेफिनेशन हो गई यहाँ पर, 1 नंबर इसका मिल जाएगा, 1 नंबर आपको मिलेगा बेसिक बफर का। ठीक है, आपने उसका पीएच भी बता दिया और उन दोनों के एग्जाम्पल भी दे दिए। एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट तो एग्जाम्पल हो गया एसिटिक बफर का, और अमोनिया प्लस सोडियम अमोनिया प्लस अमोनियम क्लोराइड जो हो गया वो हो गया एग्जाम्पल ऑफ बेसिक बफर। डन। फिर हम आंसर करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। टू प्रिपेयर ए बफर ऑफ नोन पीएच मिक्स एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट यूजिंग द हेंडरसन हेसेलबल्क इक्वेशन। तो उसके अनुसार क्या होगा? इस इक्वेशन के अनुसार हम एक नोन पीएच का जो है
वो बफर बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने को बफर बनाना है जिसका पीएच जो हो क्या हो 6 हो। 6 पीएच का मतलब क्या हो गया, हमें चाहिए हमें एसिडिक बफर बनाना है, ठीक है, क्योंकि पीएच इज लेस देन 7। तो उसके लिए हमें वीक एसिड चाहिए होगा और सॉल्ट चाहिए होगा वीक एसिड का, और वो इस इक्वेशन के द्वारा हम वहां पर बना सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। पहला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर का जो पीएच होगा दैट विल बी लेस देन 7। बेसिक बफर का जो पीएच होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 7। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि एसिडिक बफर जो होता है वो मिलकर बनता है वीक एसिड से और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड बेस। ठीक है, बेसिक बफर मिलकर बनता है वीक बेस से एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस। ठीक है, तो ये पहला आंसर हमने दे दिया। फिर इसके बाद हमने इसके एग्जांपल बता दिया, एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट तो एक एसिडिक बफर का एग्जांपल है, और अमोनिया प्लस अमोनियम क्लोराइड एक वीक बेसिक बफर का एग्जांपल है, और उसके बाद हमने वो बता दिया। तो सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। एसिड और बेस में से एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। गिव लेविस कंसेप्ट of acid and base with an example of each. For an acid Ha, how the electronegativity of A affects the strength of the acid. Give example। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन है। 11th 12th की बुक्स में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10th क्लास की जो साइंस की बुक है एनसीईआरटी है उसमें लेविस कंसेप्ट नहीं दिया हुआ, आपको 11th या 12th की एनसीईआरटी में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और फिर उसको प्रैक्टिकल अप्रोच भी पूछ ली। पहले तो लिवाइस कंसेप्ट पूछा आपसे एसिड और बेस का, फिर उसका एग्जांपल पूछा गया, तो 1 नंबर तो यहाँ हो गया, 2 नंबर तो आपको यहाँ मिलेंगे। फिर उसका एग्जांपल पूछ लिया और फिर उसका प्रैक्टिकल अप्रोच पूछ लिया कि एक एसिड है जिसका नाम है HA। ठीक है, HA मतलब एक तो मेटल ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, इन दोनों एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना HA। अब HA का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, वो किस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को अफेक्ट करेगी, और उसका भी फिर एग्जांपल और दो। अकॉर्डिंग टू Lewis concept, an acid is a substance that accepts an electron pair while a base donates an electron pair। कोई भी एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और बेस जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। बात समझ आ गई आपको अच्छे से। ठीक है, लिवाइस एसिड क्या हो गया, BF3। BF3 में क्या हुआ कि इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया। लिवाइस बेस क्या हो गया, NH3, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया गया। ध्यान हो गई बात, आपने एग्जाम्पल दे दिया, आपने डेफिनेशन लिख दी। अब अगर कोई एसिड है जिसका नाम है HA, तो अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, जितनी ज्यादा A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतनी एबिलिटी टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी बढ़ जाएगी, वीकनिंग द HA बॉन्ड एंड इंक्रीजिंग एसिडिटी। मतलब HA अगर कोई एसिड है उसमें A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है तो उसकी एसिडिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि H और A के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द वीकनेस ऑफ द बॉन्ड बिटवीन H एंड A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये यहां पर हमने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया प्रैक्टिकल अप्रोच का। एग्जाम्पल की बात की जा रही थी, तो एग्जाम्पल ये देखिए, एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे दिया कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइन और आयोडाइड, ये 4 एलिमेंट हमने ले लिए और इनकी जो एसिडिटी है वो बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, HCl। और HCl से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोराइड, और क्लोराइड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोराइड। तो उनका जो एसिड होगा उनसे बनने वाला वो भी ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे जैसे उस सेकंड एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे उस पर्टिकुलर जो एसिड है उसकी भी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। इन एसिड स्ट्रेंथ ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, नॉट जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो अपने आप ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो H और A के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो एसिडिटी जो होगी उस पर्टिकुलर एसिड की वो इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान समझ में आ गई बात अच्छे से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये प्रैक्टिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनमरेट द मेडिसिनल सिग्निफिकेंस एंड ड्रग अब्यूज ऑफ ओपियम पॉपी। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में नहीं, सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन ड्रग से रिलेटेड जो है वो पॉइंट्स थे यहाँ पर। मेडिसिनल प्लांट्स का भी बात था। ठीक है, दोनों चीजें पूछ रहा है।
कि ओपियम पॉपी को आपको बीच में रखना है और उसके आपको मेडिसिनल सिग्निफिकेंस भी बतानी है, पॉजिटिव चीजें भी बतानी है और ड्रग अब्यूज भी बतानी है, जो जितनी भी ड्रग अब्यूज होती है वो, ये सारी चीजें आप बताएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 2.5 नंबर आपके मेडिसिनल सिग्निफिकेंस के होंगे और 2.5 नंबर आपके ड्रग अब्यूज के होंगे। लिखेंगे किस तरह से, आप आंसर फ्रेम किस तरह से करेंगे, इस तरह से। सबसे पहले हम यहां पर इस क्वेश्चन में फ्रेम करेंगे मेडिकल सिग्निफिकेंस जो है ओपियम पॉपी की, वो सबसे पहले लिखेंगे। एक पार्ट ऑफ आंसर ये हो जाएगा और सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे ड्रग अब्यूज ऑफ ओपियम पॉपी। जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेडिकल सिग्निफिकेंस और ड्रग अब्यूज पूछा है। तो सीधे सीधे 2.5 नंबर का जो है वो मेडिकल सिग्निफिकेंस लिखना है आपको और 2.5 नंबर का ड्रग अब्यूज लिखना है। तो मेडिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओपियम पॉपी जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैपेवर सोमनिफेरम। अगर आप ये लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहता है। ठीक है, 4 पॉइंट्स हम इसमें लिखेंगे। सबसे पहला होता है पेन रिलीफ। पेन रिलीफ कैसे होता है कि जो ओपियम पॉपी है उससे क्या बनता है, उससे मॉर्फिन बनता है, उससे कोडीन बनता है। ठीक है, जो कि पावरफुल एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक वो टाइप ऑफ मेडिसिन होती है जो आपको पेन में रिलीफ पहुंचाती है। ठीक है, सेकंड होता है कफ सप्रेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मॉर्फिन से पेन रिलीफ होता है, कोडीन से भी पेन रिलीफ होता है। कोडीन जो है वो कफ सिरप की तरह यूज में लिया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट एनेस्थीसिया सपोर्ट। जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है, कभी कोई सर्जरी की जाती है, तो प्री ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया किस लिए दिया जाता है, ताकि ऑपरेशन करते टाइम आपको पेन ना हो या फिर ऑपरेशन के बाद भी आपको पेन ना हो। ठीक है, एनेस्थीसिया सपोर्ट। मॉर्फिन इज यूज्ड प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिवली। फोर्थ पॉइंट है डायरिया ट्रीटमेंट। डेरिवेटिव्स लाइक टिंचर ऑफ ओपियम आर यूज्ड टू ट्रीट सेवियर डायरिया। जब भी किसी को डायरिया हो जाता है तो ओपियम का जो टिंचर है उसके वो यूज लिया जाता है ताकि डायरिया, सेवियर डायरिया को ट्रीट किया जा सके। तो ये डेरिवेटिव है ओपियम का, क्या चीज, टिंचर। डन, आगे चलते हैं। ड्रग अब्यूज ऑफ ओपियम पॉपी की बात की जाए तो सबसे पहली चीज है एडिक्शन। ठीक है, आप जब भी ओपियम पॉपी लेते हैं ये गलत है, ये इलीगल है, इलीगल नार्कोटिक्स है ये। प्रोलॉन्ग्ड यूज्ड लीड्स टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस आप उसके ऊपर हो जाएगी। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस उसके ऊपर हो जाएगी। इसके अलावा ओपियम पॉपी का डेरिवेटिव होता है हीरोइन। ओपियम पॉपी से हीरोइन निकलता है। ठीक है, ओपियम पॉपी से मॉर्फिन निकलता है, फिर मॉर्फिन से बनता है हीरोइन, जो कि एक इलीगल नार्कोटिक है। ये हाईली एडिक्टिव होता है, इलीगल ड्रग है। ठीक है, अब अगर ओपियम पॉपी की ओवरडोज हो जाती है तो वो भी रेस्पिरेटरी फेलियर को जन्म देती है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, लंग्स वगैरह, वो सब डैमेज हो जाते हैं उससे और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है हाई डोज लेने से। ठीक है, इसके अलावा बाकी हेल्थ डिटेरियोरेशन तो होता ही है। क्रोनिक अब्यूज लीड्स टू लीवर डैमेज, malnutrition एंड सोशल डिक्लाइन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2.5 नंबर आपको, यहाँ इस तरह से आंसर लिखेंगे तो 2.5 में से आपको यहाँ नंबर मिलेंगे, 1.5 या 2 नंबर। और ड्रग अब्यूज के आप इस पार्ट को इस तरह से यहाँ लिखेंगे तो आपको 1.5 या 2 नंबर यहाँ इस पार्ट में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर फ्रेम करना है। जब भी किसी क्वेश्चन के दो टुकड़ों में पूछा जाए, एनमरेट द मेडिसिनल सिग्निफिकेंस एंड ड्रग अब्यूज ऑफ ओपियम पॉपी, तो आपको उसी तरीके से 2 पार्ट्स में ही उसका आंसर लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां भी क्वेश्चन 2 पार्ट्स में ही पूछा गया है। पहला पूछा गया है मेंशन द पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन, फिर उसके बाद पूछा गया है एनलिस्ट द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट। तो आप क्या करेंगे, पूरे ब्रेन के पार्ट्स नहीं पूछे आपसे सिर्फ 4 ब्रेन के पार्ट्स पूछे हैं। तो 4 ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होगा, सेरेब्रम। ठीक है, दूसरा होगा थैलेमस और तीसरा होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, इस तरह से ये आपने कर दिया तो ये फर्स्ट पार्ट को आपने यहाँ पर सेटिस्फाई कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन की डिमांड को, मेंशन द पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। और अब इन तीनों के फंक्शंस बताने हैं। तो आपको इसको अलग अलग ना लिख के आप सेरेब्रम लिख के उसके फंक्शंस बता दीजिए 2 लाइन में, थैलेमस लिख के थैलेमस के 2 लाइन में फंक्शंस, और हाइपोथैलेमस लिख के हाइपोथैलेमस के फंक्शंस। क्या क्या होते हैं सेरेब्रम के फंक्शंस। सेरेब्रम जो होता है, जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन होता है, ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। एक्शंस जो होते हैं बॉडी में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वॉलंटरी एक्शन, एक होता है इनवॉलंटरी एक्शन। वो इनवॉलंटरी एक्शन जैसे आपका दिल धड़क रहा है तो ये इनवॉलंटरी, आपका इस पर कोई जोर नहीं है, आप चाहकर खुद अपने दिल को धड़कना थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सकते या वापस को स्टार्ट नहीं कर सकते, वो अपने आप हो रहा है। तो उस एक्शन को क्या कहेंगे, इनवॉलंटरी एक्शन कहेंगे। और कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो वॉलंटरी एक्शन होते हैं। ठीक है, वॉलंटरी एक्शन कौन से होते हैं, जो जिनका आप जिन पर कंट्रोल कर सको, वो वॉलंटरी एक्शन हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर
एस लिख रहा हूं, तो ये लिखना, ये जो पेन मैंने यहाँ पर चलाया, ये पेन एक वॉलंटरी एक्शन है। देन मैं यहाँ पर ये टिक लगा रहा हूं, तो ये एक वॉलंटरी एक्शन है। डन। इसके अलावा इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस और सेंसरी परसेप्शन, ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये सारी चीजें कौन, ब्रेन का कौन सा पार्ट काम में लेता है? सेरिब्रम इसको कंट्रोल करता है, वॉलंटरी फंक्शंस को, इंटेलिजेंस को, मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस एंड सेंसरी परसेप्शन। अब अगर बात की जाए सेंसरी परसेप्शन की, तो सेंसरी परसेप्शन क्या होता है? जो भी मैं आपको यहाँ सामने, आप ऑडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप स्मेल कर रहे हैं, वो सबको परसीव अगर आप कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, तो वो आपका सेंसरी परसेप्शन का जो काम है वो भी कौन करता है? सेरिब्रम करता है। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है थैलेमस। थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये क्या काम करता है? एक्ट्स एज अ रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एक और पार्ट है ब्रेन का जिसका नाम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उस ब्रेन के पार्ट को, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, सेंसरी इंफॉर्मेशन और मोटर सिग्नल जो है वो भेजने का काम कौन करता है? थैलेमस करता है। इसके अलावा पेन परसेप्शन करने का काम कौन है? थैलेमस का है। अलर्टनेस और कॉन्शियसनेस, होश में रहना, जो काम है वो थैलेमस का है। ठीक है। तो सेरेब्रम और थैलेमस आपके सामने है। सेरेब्रम वॉलंटरी एक्शंस का काम कर रहा है, इंटेलिजेंस का काम कर रहा है, जो भी आप पढ़ समझ पा रहे हैं, मेमोराइज कर पा रहे हैं, मैं जो भी आपको याद किया हुआ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो मेमोरी का काम है, जो आप इसको लर्न कर पा रहे हैं, जो इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं आरएस के साथ, वो सारे इमोशंस आपके कहां पर स्टोर्ड है? सेरेब्रम में स्टोर्ड है। इसके अलावा जो भी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ऑडियो वीडियो आप देख रहे हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आप जो भी इंफॉर्मेशन परसीव कर पा रहे हैं, वो सारा काम सेरेब्रम का है। दूसरा काम थैलेमस का है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, प्यास, भूख, नींद और इमोशंस को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। अगर आपको भूख लग रही है, मतलब हाइपोथैलेमस आपको बता रहा है कि आपको भूख लग रही है। अगर आपको प्यास लग रही है, तो हाइपोथैलेमस का काम है ये। इसके अलावा वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जो लिंक करता है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना एक अलग पार्ट काम है, और नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट कौन करता है? हाइपोथैलेमस कनेक्ट करता है। तो इस तरह से हमने ये जो आंसर था, इसको मेंशन द पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन में हमने तीनों पार्ट्स लिखे और उनके फंक्शंस भी एनमरेट किए। नेक्स्ट पॉइंट है एमसीबी क्या होती है और एक्सप्लेन इट वर्किंग। 2 पार्ट्स में पूछा गया क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन। आप अगर एमसीबी की डेफिनेशन लिखते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और अगर आप इसकी वर्किंग समझाते हैं कि किस तरह काम करता है, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, 2.5 नंबर इसका और 2.5 नंबर इसका। ठीक है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, आपको सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखनी है और फिर ये किस तरह से काम करता है। ठीक है। कि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो घर के अंदर हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, उससे पहले ये एक सर्किट होता है, एमसीबी यहां पर लगी होती है। ठीक है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये सर्किट को ब्रेक करता है। कब ब्रेक करेगा? जब ओवरलोडिंग होगी, हाई वोल्टेज आएगी। ठीक है। तब क्या होगा? सर्किट को ये ब्रेक कर देगा और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचा लेगा, फूकने से बचा लेगा, उड़ने से बचा लेगा। ठीक है। यहां से मान लीजिए हाई करंट यहां आ गया, सीधे इस टीवी में गया, टीवी तो उड़ जाएगा, फूक जाएगा। ठीक है। या शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कुछ भी चीज हो रही है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, एमसीबी। किस तरह से आप इसको लिखेंगे? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस यूज टू ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ, ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा, यूज टू ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशंस। एबनॉर्मल कंडीशंस कौन कौन सी होती है? ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। प्रोटेक्टिंग अप्लायंसेस एंड वायरिंग फ्रॉम डैमेज, ना सिर्फ अप्लायंसेस को ये प्रोटेक्ट करता है, जबकि वायरिंग को भी ये डैमेज से बचाता है। एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशंस लाइक ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, प्रोटेक्टिंग अप्लायंसेस एंड वायरिंग फ्रॉम डैमेज। इसके बाद क्या होता है? वर्किंग ऑफ एमसीबी की बात करते हैं। ये सेकंड पार्ट, ये यहाँ पे 2.5 नंबर का आपने यहाँ लिख दिया। और अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ एमसीबी। एमसीबी वर्किंग 3 कंडीशंस में करती है। पहली, नॉर्मल कंडीशन में, कि सब कुछ जब सही चल रहा है तो क्या होगा? करंट फ्लोज नॉर्मली थ्रू द एमसीबी विदाउट इंटरप्शन, कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा और जो एमसीबी है वो सीधे सीधे काम कर रही है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में। दूसरा क्या होता है? ओवरलोड प्रोटेक्शन। जब भी ओवरलोडिंग हो जाएगी, थोड़ा सा करंट की वोल्टेज वगैरह वो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तब क्या होगा? एक बायोमेटलिक स्ट्रिप होती है इनसाइड द एमसीबी, वो क्या होती है? बैंड हो जाती है ड्यू टू हीट जनरेटेड बाय एक्सेस करंट। जैसे ही एक्सेस करंट आया तो बायोमेटलिक, जैसे मान लीजिए ये है, ये एक
सर्किट है और यहाँ पर ये एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है, ये सर्किट जा रहा है घर के अंदर, ये आपका घर है, ठीक है। यहाँ पर आपकी इसके अंदर अप्लायंसेस है। यहाँ पर एक बायोमेटलिक स्ट्रिप होती है जो इस तरह से लगी हुई होती है, किस तरह से, ये यूं लगी हुई है। अब ये दोनों पार्ट टच हो रहे हैं तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है, करंट आगे जा रहा है। लेकिन जैसे ही एक्सेस करंट आएगा तो ये हीट होगा और हीट होने से जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है ये बैंड हो जाएगी इस तरह, ठीक है। ये बैंड हो गई, सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ पे करंट नहीं गया, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जितनी भी वायरिंग है वो डैमेज होने से इसने यहाँ पर इसको बचा लिया। थर्ड होगा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कैसे होगा? इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट अ सडन सर्ज इन करंट एक्टिविटीज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल व्हिच पुल्स अ लीवर टू इमीडिएटली डिस्कनेक्ट द सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होती है यहाँ पर, जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले ये आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचा लेता है डिस्कनेक्ट करने से। इन केस ऑफ ए शॉर्ट सर्किट अ सडन सर्ज इन करंट एक्टिविटीज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल व्हिच पुल्स अ लीवर टू इमीडिएटली डिस्कनेक्ट द सर्किट। वंस ट्रिप्ड द एमसीबी मस्ट बी मैनुअली रीसेट। जैसे ये ट्रिप हो जाती है, ओवरलोडिंग हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी एबनॉर्मल कंडीशंस हो गई, ये ट्रिप हो गई एमसीबी, तो उसके बाद इसको मैनुअली सेट किया जाता है। अनलाइक फ्यूजेस एमसीबी आर रीयूजेबल एंड मोर सेंसिटिव टू फॉल्ट। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज खराब हो गया तो खराब हो गया, लेकिन एमसीबी क्या होता है? रीयूजेबल होती है, फॉल्ट्स के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। थोड़ी सी भी ओवरलोडिंग हुई, थोड़ी सा भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये इतनी सेंसिटिव होती है कि ट्रिप कर जाएगी, ठीक है। इसीलिए इनकी उपयोगिता इसकी इतनी ज्यादा डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज में इसीलिए है क्योंकि एमसीबी रीयूजेबल है। आपने एक बार एमसीबी लगा दी, एमसीबी ट्रिप हो गई, उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको वैसे के वैसे सेट कर सकते हैं। डन हो गया। इस तरह से आप यहां पर क्या कर सकते हैं? एमसीबी की डेफिनेशन आपको लिखनी है सबसे पहले, 2.5 नंबर आपको वहां मिलेगा। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग बतानी है जिस तरह से मैंने आपको बताया। अगर आपने इस तरह से आंसर लिखा है तो आपको 3.5-4 नंबर आरपीएससी अवश्य देगा। आगे चलते हैं। 24th क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, हाउ डज इट ऑकर, एक्सप्लेन। वही सारी चीज 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले ग्रेविटेशनल लेंसिंग की डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद में किस तरह से हुआ वो डेफिनेशन देनी है। 2 पार्ट्स में आपको आंसर एक्सप्लेन करना है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है? जब भी किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से कोई लाइट सोर्स आ रहा है, किसी लाइट सोर्स से लाइट आ रही है और आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, ये लाइट सीधी आ रही है, लेकिन अगर बीच में कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लैक होल है, कोई गैलेक्सी है, तो ये लाइट थोड़ी सी बैंड हो जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दैट ब्लैक होल और दैट मैसिव गैलेक्सी, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये डिफाइन आपको यहां कर देना है। और ये ऑकर क्यों होती है? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने समझाया था कि ये देखिए, ये स्पेस टाइम का फैब्रिक है, ठीक है। स्पेस टाइम के फैब्रिक में अगर कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट आता है तो ये इस स्पेस टाइम के फैब्रिक को जिस तरह से ये ऐसे होता है तो इसको थोड़ा सा कर्व कर देता है, और इस कर्व के चक्कर में स्पेस टाइम फैब्रिक में जो कर्व आता है उसकी वजह से ही क्या होता है, यहाँ पर ये जो लाइट सोर्स है ये बेंड होता है। लिखेंगे कैसे इसको? लिखना ऐसे, ये तो समझा दिया मैंने आपको। ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज अ फिनोमेना वेयर लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज स्टार और गैलेक्सी इज बेंड और डिस्टॉर्टेड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए मैसिव ऑब्जेक्ट। मैसिव ऑब्जेक्ट कौन कौन सा होगा? लाइक अ गैलेक्सी और अ ब्लैक होल लाइंग बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। बात समझ आ गई? ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज अ फिनोमेना वेयर लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज स्टार और गैलेक्सी is bent or distorted due to gravitational field of a massive object like a galaxy or black hole lying between the source and the observer. डन हो गई बात? समझ में आ गई? ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग फिनोमेना है वेयर लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज स्टार और गैलेक्सी बेंट हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। किसकी वजह से होती है? कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, लाइंग बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। देन कैसे काम करता है ये? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैसिव ऑब्जेक्ट्स रैप द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। मैंने आपको बताया हुआ स्पेस टाइम का फैब्रिक ये है। जैसे कोई मैसिव ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तो ये स्पेस टाइम का फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा रैप हो जाएगा, थोड़ा सा कर्व आ जाएगा। When light passes near such an object, it follows the curved space-time, causes the light to bend, similar to how a glass lens bends light. Done? समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा और, हालांकि 50 वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, आप ये इस तरह का आंसर यहाँ पर लिखेंगे, आपको मार्क्स आरपीएससी दे देगा क्योंकि आपने क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई कर दिया। आपने डेफिनेशन लिख दी, ये एक्सप्लेन कर दिया ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है, वो कैसे होती है, आपने वो भी एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन फिर भी आपके पास मान लीजिए स्पेस बच गया है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने के लिए यहाँ पर बताया कि टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग लेंसिंग, वीक लेंसिंग और माइक्रो लेंसिंग। ये सारी चीजें हम देखेंगे कि किस तरह से लाइट कितनी बैंड हो रही है, उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल लेंसिंग वहां पर, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। आगे चल, क्वेश्चन नंबर 25।
25th क्वेश्चन है, विच लेटेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव आर बीइंग प्लान्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अंडर राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी ड्राफ्टेड इन 2024। तो सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे से पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी जो कि 2024 में ड्राफ्ट की गई है, उसमें डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में पूछा गया है। आप व्लॉगर्स वगैरह जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी जो मदद ली जा रही है, इसके अलावा ऑनलाइन जो काम किया जा रहा है, टिकटिंग वगैरह काम किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आप तमाम जितने भी इनिशिएटिव्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा लिए गए हैं वो आपको यहाँ पर एनलिस्ट करने हैं। एक बार मैं आपको बताऊं, सीधा देखा जाएगा तो SEO किया जा रहा है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, PPC पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, ताकि कंटेंट एंगेज हो, पेड ऐड किए जाएंगे, सर्च इंजन कैंपेन्स वगैरह चलाए जाएंगे। इसके अलावा कोलैबोरेशन किया जाएगा इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर्स द्वारा, इंक्लूडिंग स्पॉन्सर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर इवेंट्स टू एम्पलीफाई राजस्थान अपील। तो ये सारी चीज़ें जो है वो राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी के इनिशिएटिव्स के अंडर में काम कर रही हैं। इसके अलावा AI चैटबॉट का यूज़ किया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म ऐप बनाई जाएगी, टिकटिंग, फ्री विजिटर वाईफाई का यूज़ किया जाएगा, ग्लोबल वर्चुअल रियलिटी और मेटा इमर्सिव एक्सपीरियंस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाएगा टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा शॉर्ट फिल्म प्रोडक्शन और ओवरसीज डिजिटल कैंपेन्स किए जाएंगे, seeking agencies to create and market videos internationally via digital platform. These initiatives reflect a robust push towards an immersive, user-friendly and globally accessible digital tourism strategy. तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। अगर आपने ये सारी चीज़ें लिखी हैं तो आपको 3, 3.5, 4 नंबर लगभग मिल सकते हैं RPSC में, और पॉइंट फॉर्मेट में आपको लिखना है। जहाँ भी ये सारी चीज़ें आ गए कि फीचर्स बताओ, डिजिटल इनिशिएटिव्स बताओ, S जहाँ पर लिखा हुआ आ गया वहाँ पर आपको पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखना है सारे। ये देखिए आप 2 पॉइंट अपन ने यहाँ बताया, 3 पॉइंट यहाँ बता दिए, ठीक है। तो इस तरह से 6 पॉइंट आपने लिखे 5 नंबर क्वेश्चन में, मोर देन इनफ है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हरिदत्त जो कि एक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, पंचानन माहेश्वरी जो कि बॉटनी से जिनका नाम निकल के आता है, बॉटनी में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। जो हरिदत्त थे वो बेसिकली एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिशियन थे। वो सारे उन सब के साइंटिफिक अचीवमेंट्स आपको लिखने हैं। हर साल इस टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिस्ट है उस पर एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, और वैसा ही लास्ट ईयर जैसा कि 10 नंबर का पूछा गया, इस बार 5 नंबर में वो क्वेश्चन पूछा गया। और स्पेसिफिकली लास्ट ईयर तो क्या था, सिर्फ ऐसे कह दिया गया था कि इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर आप लिखो, ठीक है। उससे पिछली बार क्वेश्चन आया था 5 साइंटिस्ट का नाम दिया था, 2-2 नंबर का, 5 साइंटिस्ट के नाम थे, 2-2 नंबर का हर साइंटिस्ट का नंबर मिलता आपको, और 10 नंबर का वो क्वेश्चन वहां पर पूछा गया। इस बार जो है इन्होंने थोड़ा सा और इसको हार्ड करते हुए हरिदत्ता और पंचानन माहेश्वरी के ऊपर सीधा साइंटिफिक अचीवमेंट्स के क्वेश्चन पूछ लिया। क्या लिखेंगे सबसे पहले, 2.5 नंबर आपको हरिदत्ता में मिलेंगे और 2.5 नंबर पंचानन माहेश्वरी। हरिदत्ता कौन थे? एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर, 6 से 7 सेंचुरी CE में एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की फील्ड में इन्होंने काम किया। इन्होंने प्रहिता सिस्टम बनाया फॉर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन विच वाज सिंप्लीफाइड मेथड डिजाइन टू मेक एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शंस मोर एक्सेसिबल टू ऑर्डिनरी पीपल। इसके अलावा उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस रिवाइज की टाइम कैलकुलेशन कैलेंडर सिस्टम में, ठीक है, रिचुअल्स, फेस्टिवल, डे टू डे लाइफ में उन्होंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका बताया, और आर्यभट्ट के मॉडल को और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई किया, ठीक है। His efforts contributed to the popularization of astronomy and helped integrate into cultural and religious practices in early medieval India. तो ये सारी चीजें किन्होंने की? हरिदत्ता ने की। ये सब चीजें आप लिखेंगे, आपको 2.5 में से 2 नंबर 1.5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद आते हैं पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी 1904 से 1966 तक मॉडर्न इंडियन बॉटनिस्ट थे। ये बॉटनी के फील्ड में इन्होंने काम किया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ये काम करते थे। स्पेसिफिकली बात की जाए तो बॉटनी के अंदर इन्होंने प्लांट एम्ब्रायोलॉजी टॉपिक पर काम किया। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके थे कि ये प्लांट एम्ब्रायोलॉजी पे इन्होंने पायनियर थे ये इसका। इसके अलावा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, एक स्पेसिफिक बॉटनी में एंजियोस्पर्म्स जो है उनकी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन का काम किया, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन का काम किया एंजियोस्पर्म्स में, और बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट टिश्यू कल्चर में इन्होंने महत्वपूर्ण योग्यता निभाई, ठीक है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, डबल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और वो सारी चीजें इनके कंट्रीब्यूशन से
हमें समझने को मिली। इसके बाद इनके अवार्ड्स की बात की जाए तो पद्म भूषण इनको मिला। इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे ये 1964 में बॉटनी सेक्शन के। और इन्होंने एक जर्नल जो है उसको फाउंड किया, फाइटोमॉर्फोलॉजी, विच बिकम अ प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म फॉर बॉटनिकल रिसर्च। ये सारी चीजें यहाँ पर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये एडिशनल है पर 50 वर्ड्स में हमने ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप एडिशनल और लिखना चाहें तो आप कोई कमी नहीं उसके लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं पेपर सेकंड का यूनिट 2 मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन का पार्ट सी। मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स जाएंगे? 20 मार्क्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे गए और बेसिकली टेक्नोलॉजी पे ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? 27th क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ विच एआई एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एड्रेसिंग द इंडियन नीड्स आर बीइंग फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन ये हो गया। ऑल्सो ब्रीफली स्पेसिफाई फीचर्स ऑफ दीज मॉडल्स। हमने सीधे सीधे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। डेवलपमेंट ऑफ एआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। 100 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है और 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्या क्या चीजें आप लिखेंगे इसके लिए? गवर्नमेंट सपोर्टेड एआई एलएलएम प्रोजेक्ट्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर ये क्वेश्चन था। सर्वम एआई सबसे पहले, दूसरा भारत जेन, ठीक है, तीसरा सर्वम 1, फोर्थ डिजिटल इंडिया भाषिनी, फिर एआई कोश और कंप्यूटर बैकबोन, और इसके अलावा इंडिक लिंगुअल मल्टी मॉडल वॉइस फर्स्ट कैपेबिलिटी स्केल वेरिएंट, ये सारी चीजें करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन निकल के आया था और इसको आपको एक्सप्लेन करना है इस तरह से सीधे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डेवलपमेंट ऑफ विच एआई एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एड्रेसिंग द इंडियन नीड्स आर बीइंग फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं उनके नीड्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखनी है। डन हो गई बात। पहला आ जाएगा सर्वम एआई, ठीक है, बैंगलोर बेस्ड है, 70 बिलियन पैरामीटर्स पे काम करता है, स्मॉल एज लार्ज इन सब चीज़ों पे काम करता है। भारत जेन मल्टी मॉडल नेशनल मॉडल लॉन्च्ड इन आईआईटी बॉम्बे में, ये सारी चीज़ें। इसको एक्सप्लेन जो पीडीएफ में है वो सीधे सीधे एक्सप्लेन करके लिखना है। बेसिकली आपको वो सारे इनिशिएटिव्स जिनको फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है और जो एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल से रिलेटेड है वो सारे आपको यहाँ पर एनलिस्ट करने हैं। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। हर बार क्या होता है स्पेस टेक्नोलॉजी या डिफेंस टेक्नोलॉजी पर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप भाई इस स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में लिख दीजिए, इस डिफेंस टेक्नोलॉजी मिसाइल के बारे में लिख दीजिए। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर का, जो कि आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। क्रिटिकली इवेल्युएट द स्ट्रेटेजिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजिनेशन इन डिफेंस प्रोडक्शन स्पेशली इन मिसाइल एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। तो आपको अपने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट होगा डिफेंस प्रोडक्शन और उसमें भी आपको स्पेसिफिकली मिसाइल प्रोडक्शन पे फोकस करना है। दूसरा पार्ट होगा स्पेस टेक, ठीक है। इन दोनों चीजों में आप जो आंसर लिखेंगे, जो कंटेंट लिखेंगे, उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्वदेशीकरण, जो स्वदेश में जो काम हो रहा है, इंडिजेनाइजेशन जो हो रहा है, मतलब देश में जो चीजें बन रही है उन चीजों से, देश में कौन सी मिसाइल बन रही है, देश की टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, देश की जो स्पेस टेक्नोलॉजी हो रही है, जैसे अभी गगनयान मिशन है तो उसमें इंडियन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पर पूरा मटेरियल लिखना है, ठीक है। आप डिफेंस टेक्नोलॉजी मतलब मिसाइल प्रोडक्शन में इंडियनाइजेशन को लिखेंगे और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी स्वदेश में जो काम हो रहा है गगनयान या और जो भी मंगलयान चंद्रयान जितने भी प्रोजेक्ट्स बने उसको क्रिटिकली इवेल्युएट आपको करना है। बेसिकली आप क्या क्या लिखेंगे इसमें? सीधी सीधी बात आपको लिखनी है कि भारत में जो सामान बन रहा है, चाहे वो डिफेंस हो, डिफेंस को पर्टिकुलरली फोकस करते हैं, वो इमेंस स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का है इंडिया के लिए, ठीक है। इसमें फॉरेन सप्लायर से जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये, सबसे गोल्डन पॉइंट तो ये आ गई कि भाई आप जो बाहर के विदेशी जो सप्लायर्स हैं जो महंगी कीमतों में सामान बेच रहे हैं उन पे जो डिपेंडेंसी है हमारी वो खत्म हो रही है, कम हो रही है। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस जो है, खुद पे आत्मनिर्भरता जो है वो इंश्योर हो रही है। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि हमें 10 बनाने हैं और बाहर से 5 ही इंपोर्ट हो पाए, अब 5 के लिए हमें वापस इंपोर्ट का वेट करना पड़ेगा, नहीं। सप्लाई की जो है वो सिक्योरिटी है क्योंकि इंडिया में ही वो सारी चीज सप्लाई हो रही है। इसके अलावा ऑटोनॉमी है इन डिफेंस डिसीजन मेकिंग। देन टेक्नोलॉजिकली इट प्रमोट्स इनोवेशन
strengthens R&D infrastructure and builds a skilled ecosystem in high tech sectors। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर इनोवेशन हो रहा है, नई नई चीजें देखने को मिल रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि और बाकी एक्स्ट्रा रिसर्च की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाए ताकि बहुत ही अच्छी अच्छी मिसाइल्स वगैरह वो सारी चीज़ें बनाई जाए। बिल्ड्स स्किल्ड इकोसिस्टम इन हाईटेक सेक्टर्स। ठीक है, एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाए। इन स्पेस एंड मिसाइल डोमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसरो एंड DRDO हैव डेवलप्ड इंडिजीनियस सिस्टम्स लाइक अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स। ठीक है, हमने इंडिजीनियस सिस्टम से क्या बनाया है, अग्नि मिसाइल बनाई है, पृथ्वी मिसाइल बनाई है। ठीक है, और गगनयान ह्यूमन फ्लाइट मिशन, स्पेस फ्लाइट मिशन यहाँ पर बनाया गया है। तो तमाम वो चीजें आपको इस आंसर में लिखनी है जो भारतीय बना रहे हैं डिफेंस सेक्टर के लिए, स्पेशली मिसाइल प्रोडक्शन के लिए बना रहे हैं, स्पेस सेक्टर के लिए बना रहे हैं। वो जो कंपनी काम कर रही है उससे क्या क्या फायदे मिल रहे हैं, क्या क्या उसके नुकसान है, वो सारी चीजें हमें क्रिटिकली इवेल्युएट करनी है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। डन। और इसी के साथ हमारा जो साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है वो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। पेपर सेकंड का एथिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पेपर सेकंड का साइंस एंड टेक हम यहाँ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप इन सीरीज ऑफ लेक्चर से क्या होगा कि आपको एक विजन मिलेगा, एक बर्ड आई व्यू मिलेगा कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। बेसिकली सिलेबस कंप्लीट करना ही सब कुछ नहीं होता, अंत में आपको नंबर उसी चीज के मिलेंगे जो आप लिखेंगे। और लिखना कैसा है, वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया है उस तरह से क्वेश्चन की डिमांड किस तरह सेटिस्फाई की जाए। ठीक है, कंटेंट पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करना वो एक बिल्कुल ही अलग चीज है, लेकिन वो करने के बाद ये फाउंडेशन जो है वो ये मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत काम की चीजें होंगी, जिन्होंने इस बार मेंस दिया है वो भी अपनी गलतियां यहाँ पर देख रहे होंगे कि वो क्या गलती कर गए, कौन सा आंसर वो गलत लिख गए या कौन सा आंसर और अच्छे से लिखना चाहिए था। वो सारी चीजें आप यहाँ पर इस लेक्चर से समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा ज्योग्राफी का। ठीक है, पेपर सेकंड का एथिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, साइंस एंड टेक आज हमने कंप्लीट कर दिया, और नेक्स्ट लेक्चर में एथिक्स की आंसर की हम ज्योग्राफी की आंसर की हम डिस्कस करेंगे, जिसके साथ पेपर सेकंड जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। डन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।